हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका हो चुका है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयार करें या बोर्ड पर फोकस करें। तो देखिए, एक बहुत बढ़िया बात है, हमारे पास एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है जिनको हमें बोर्ड के लिए भी करना है, हमें नीट एग्जाम के लिए भी आनी चाहिए और हमें जेई मेंस के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारे पास बोर्ड से पहले का टाइम है, इस टाइम में अगर हम अपना सारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा कर लेते हैं तो ये हमारे लिए हर तरफ से बेनिफिशियल होने वाला है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलने वाला है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, जिससे हमारे देखो लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर आपको मालूम है, सीबीएसई फिजिक्स का पेपर एक डिफिकल्ट एंड की तरफ पेपर आया था। अब अगर पेपर डिफिकल्ट एंड की तरफ आता है, जेई मेंस के क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, जेई एडवांस के पुराने क्वेश्चन उठा के दे देते, तो यस थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। तो उसके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जो हमें लैंग्वेज को समझने में बड़ी हेल्प करती है। यस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे ना तो उससे आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज, फिजिक्स की लैंग्वेज जो है ना वो समझ में आने लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज आपके साथ फर्स्ट चैप्टर से, और बोर्ड से पहले पहले हम कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सारे चैप्टर्स, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 से, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें मालूम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक एमसीक्यू फर्स्ट और एक एमसीक्यू सेकेंड। तो पहला पार्ट एमसीक्यू फर्स्ट, देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स बोर्ड के लिए तो है ही, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। तो इन फिगर 1.1, two opposite charges Q2 and Q3, two positive charges Q2 and Q3 fixed along the y-axis exerts a net electric force in the plus x direction. किस पर लगा रहे हैं? On a charge Q1 fixed along the x-axis. फिगर हमारे सामने, अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो Q2 और Q3, ये रहा Q2 हमारा और यस ये रहा Q2 हमारा और ये रहा Q3, दोनों y एक्सिस पे रखे हुए हैं। इस y एक्सिस वाले चार्जेस से इस Q1 चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में? ये हमें बता रहे हैं कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। पॉजिटिव x डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है। तो भाई ये जो हमारा Q2 था, Q1 था, ये कैसा फोर्स लगा रहे होंगे सर? सर्टेनली Q2 Q1 को और Q3 Q1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसका मीनिंग अगर ये दोनों पॉजिटिव गिवन है तो ये वाला चार्ज हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ना कि Q2 एंड Q3 अट्रैक्ट Q1, Q1 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, Q1 पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है, यस जो फोर्स है वो हमारा अट्रैक्शन का होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अट्रैक्शन का फोर्स है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये सर्टेनली नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो Q1 है ये माइनस का चार्ज है। अब आगे क्या कह रहे हैं? इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट x, 0, ये सेकेंड डायग्राम में दिखा रखा है हमें, x, 0 पर एक और चार्ज रख दिया हमने। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये ऑलरेडी कंफर्म हो गया था कि Q1 नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक एडिशनल फोर्स और लगने लगे। भाई पहले एक फोर्स लग रहा था, अब एक और फोर्स हो गया, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। क्या पूछा है? फोर्स ऑन Q1 शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहला ही आंसर करेक्ट आंसर है, शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एमसीक्यू 1 वाले हैं, सिंगल चॉइस करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ चुका है। दूसरे में कह रहे हैं शेल डिक्रीज, पॉसिबल नहीं है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में। शेल पॉइंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है Q1 प्लस का चार्ज है और यस हमें मालूम है Q1 माइनस का चार्ज है और Q हमारा प्लस का चार्ज है, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगने वाला है। शेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज ऑफ द, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, पहले भी प्लस एक्स में था अब भी प्लस एक्स में है, तो दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, कोई डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी।
तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा E। आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। भाई किसी चार्ज को अगर किसी कंडक्टर के पास लाएंगे तो क्या होगा? पहले हम अपनी मर्जी से देखते हैं, अलग से देखते हैं। ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके पास अगर आप चार्ज लेकर आएंगे Q, तो आपको मालूम है क्या होगा? यस, क्या होगा? इंडक्शन। उस इंडक्शन में यहां पर माइनस और बैक साइड में प्लस का चार्ज इंड्यूस हो जाए। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो भी वेरिएबल होगी, राइट। जो पार्ट इसके पास है वहां ज्यादा डेंस चार्ज जनरेट होता है, धीरे धीरे डेंसिटी कम होती है। इसी तरह से पीछे यहां डेंस जनरेट होता है। एक चीज हो गई। देखो इस क्वेश्चन में एक और प्रॉपर्टी भी काम आने वाली है। यस, एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। इसका मतलब यहां से जब यहां लाइन जाएगी तो बेंड होते हुए इसके परपेंडिकुलर, ये बेंड होते हुए इसके परपेंडिकुलर आके टर्मिनेट होगी। तो इतना तो हमें मालूम ही है ना कि नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे टर्मिनेट होना है, लाइक दिस वन, ऐसे टर्मिनेट हो। और फिर पॉजिटिव से जब स्टार्ट होंगी तो वो भी कुछ इसी तरह से, भाई यहां से तो परपेंडिकुलर निकलेगी, फिर ये रेडियल वाला इफेक्ट आएगा, लाइक दिस वन, इस तरह से। तो देखो यहां पर ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, इलिमिनेट कर दीजिए। यहां पर भी नहीं है, इसे भी इलिमिनेट कर दीजिए। यहां दोनों में ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर यहां से निकल के जा रहे हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन यहां पर एरो इनवर्ड को दिखाया है, मतलब नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, यहां भी नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है हमारा इधर नेगेटिव और दूसरी साइड पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से दूर जानी चाहिए और यहां टर्मिनेट करनी चाहिए। तो बिल्कुल यस, आप समझ चुके हैं। करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट, राइट। यस, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसीलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, राइट। आगे बढ़े और देखें एक और क्वेश्चन। यस, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इन फिगर 1.3, 4 इज लार्जेस्ट, 3 इज लार्ज। तो यहां क्या दिया है? देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है। यहां पे 4 डायग्राम दिए, हमें पूछ रहे हैं किस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है। भाई 1.34, 4 ये वाला है। लीस्ट बता रहे हैं 1.3 थर्ड ये वाला है। यार याद आ गया होगा गॉस लॉ। क्या कहते हैं गॉस लॉ? गॉस लॉ कहते हैं क्लोज्ड सरफेस से अगर हमें फ्लक्स देखना है तो वो हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लोज सरफेस का फ्लक्स पाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। Q कौन सा है? Q है इनक्लोज्ड चार्ज। यहां सभी का इनक्लोज्ड चार्ज बराबर है, Q Q Q Q, सब में बराबर चार्ज इनक्लोज है। तो सबसे जो फ्लक्स होगा φ1 देखें, φ2 देखें, φ3 देखें या φ4 देखें, सब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होंगे। तो करेक्ट आंसर इज सेम फॉर ऑल दी फिगर्स। सारा सेम है, सभी के लिए सेम है, राइट। यस, देखिए ये जो टाइम होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट हम दे चुके हैं, जिनका अच्छा हो गया है उनको इतनी टेंशन नहीं होती है, राइट। लेकिन उनके लिए एक दूसरी टेंशन आती है कि सर इसमें तो 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, अब एडवांस की तैयारी कैसे होगी? क्योंकि अभी तक तो एडवांस को देखा नहीं था, और एडवांस की तैयारी करने के साथ साथ बोर्ड का प्रेशर भी रहता है, राइट। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक ऐसे, देखिए बहुत ज्यादा है नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए। और उसके साथ साथ यस, HC वर्मा एक अच्छी बुक है जिसके सारे मल्टी चॉइस जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 वो भी आप लोगों को बना लेने चाहिए। जब उन दोनों को आप कर लेंगे ना तो बोर्ड, क्योंकि यार बोर्ड का पेपर भी तो डिफिकल्ट साइड में आ रहा है ना, तो बोर्ड के पेपर को भी बहुत अच्छे से पकड़ना है। तो ये जो सेक्शन है ये हमें कंप्लीट कर लेना, ठीक। बढ़े आगे, देखें एक और। भाई क्या कह रहा है? 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। Q2 और Q4 इनसाइड है, Q1, Q3 और Q5 आउटसाइड। एस इज गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है।
गॉसियन सरफेस के इनक्लोज्ड चार्ज कौन सा है? अगर हम इनक्लोज्ड की बात करें, मतलब इसके अंदर अंदर की बात करें, तो एक Q2 है, एक Q4 है। Q2 है और Q4, ये हमें मालूम, कोई दिक्कत नहीं। गॉस लॉ इज गिवन बाय, ये गॉस लॉ हो गया। यहां पर Q की वैल्यू कितनी होगी? Q2 प्लस Q4, जो चार्ज इनसाइड है। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड में E आता है, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आपको समझना है। देखो, ये जो हमारी गॉसियन सरफेस है, अगर कोई चार्ज Q है, ऐसा नहीं है कि इस चार्ज की फील्ड खत्म हो गई है। इस चार्ज की फील्ड लाइन अगर हम देखेंगे तो इस सरफेस में एंटर भी कर रही है और लीव भी कर रही है। जहां फील्ड लाइन सरफेस में एंटर करती है, वहां पे फ्लक्स माइनस हो जाता है और यहां पे फ्लक्स प्लस का हो जाता है। तो यहां माइनस फाई है, यहां प्लस फाई है। तो कोई भी चार्ज, यस, कोई भी चार्ज जो है वो फील्ड नहीं जीरो करता, वो फ्लक्स को जीरो करता है। तो आउटसाइड चार्ज का फ्लक्स इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन फील्ड तो रहती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है यहां पर, ये ऑल चार्जेस के कारण होती है। E on the left hand side above equation will have a contribution Q1, Q5, Q3। भाई ये तो रॉन्ग हो ही गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो ऑल चार्जेस के कारण है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, E on the LHS above will have a contribution from all charges, yes, while Q on RHS will have a contribution from Q2 and Q4। ये फ्लक्स में केवल इनसाइड चार्ज का कंट्रीब्यूशन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे चार्ज का कंट्रीब्यूशन होता है। तो बी हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, हमने 4 क्वेश्चन किए, चारों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बड़ा अच्छी बात है। और यहां पर तो बहुत मिस्टेक होती है, बहुत बच्चों से मिस्टेक होती है। हम ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी केवल इनसाइड चार्जेस के कारण समझने लगते हैं। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ द ऑल चार्जेस। यस, बढ़े आगे, देखें एक और। फिगर 1.5 shows electric field line in which an electric dipole is placed। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखा, आप दिखाई दे, माइनस वाला जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। मालूम है, कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर फील्ड के अंदर रखते हैं ना, तो वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और पॉजिटिव चार्ज अगर रखते हैं तो वो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब यहां इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो ये लाइन स्प्रेड हो रही है। तो जो F2 है वो वीक है और जो F1 है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहां नेट फोर्स जीरो नहीं, यूनिफॉर्म फील्ड होती। भाई देख लो, स्टेटमेंट में यूनिफॉर्म लिखा नहीं होना चाहिए, हाँ डायग्राम भी दिखाया है, यूनिफॉर्म नहीं लिखा है। तो यूनिफॉर्म फील्ड होती तो दोनों फोर्स बराबर होते, कैंसिल हो जाते, नेट फोर्स जीरो होता। लेकिन यहां यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं है। एफ नेट इज F1 माइनस F2। समझ रहे हैं आप बात को? किस डायरेक्शन में है जी? लेफ्ट साइड में है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो इनफैक्ट टॉर्क नहीं लगेगा, कपल नहीं लगेगा, तो टॉर्क इस पर जीरो रहने वाला है। द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं, फोर्स तो लग रहा है, राइट। The dipole will experience a force towards right। अगेन झूठ हो गया, फोर्स तो लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ नहीं है। हाँ भाई, ये सच्ची बात है। इलेक्ट्रिक डाइपोल will experience a force towards left। The dipole will experience a force upward। फिर से मजाक करने लगे, अपवर्ड का तो कोई चांस ही नहीं है, राइट। तो 2 झूठ बोल दिए, एक मजाक कर दिया, एक सही आंसर दे दिया। बात क्लियर हो गई? बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वाला 1.6। यस, हमने नंबर भी चेंज नहीं किया है, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसी नंबर में यहां क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। द फील्ड एट अ पॉइंट p ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन। देखो, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। यहां हमें ये तो बता दिया कि ये एक प्लेन है, हमें ये तो बता दिया कि यहां प्लस क्यू चार्ज रखा है। भाई प्लस क्यू चार्ज कंडक्टिंग प्लेन के सामने, इधर क्या जनरेट होगा? माइनस जनरेट होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे गैप बढ़ेगा। बैक साइड में क्या होगा? प्लस जनरेट होगा। तो जनरेट होंगी।
अब क्या कह रहे हैं, द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज, पी कहां है, दूसरी साइड है प्लेन की, बहुत दूर नहीं, यहां है नहीं, यहां, कहीं भी आप ले सकते, दिया नहीं है, जब दिया नहीं है तो हम नियर बाय पॉइंट ही देख के चलेंगे, कोई और पॉइंट नहीं लेंगे। इंडक्शन के बाद जब फील्ड आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से टर्मिनेट होंगी, अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, यहां से भले ही ऐसे जाए लेकिन ये बैंड ऐसे हो जाएगी, यहां से भले ही ऐसे जाए बैंड ऐसे हो जाएगी, यहां से भले ही ऐसे जाए बैंड हो जाएगी। यस, टर्मिनेट तो परपेंडिकुलर ही होगी और परपेंडिकुलर यहां से निकलेगी। अब अगर ये शीट है लार्ज तो भाई सीधा सीधा किसी भी शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें मालूम है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्टेड अवे, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स, राइट, तो ये हो गया। लेकिन यस, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, यहां मेंशन नहीं किया हुआ है, यहां मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अगर ये पॉइंट दूर हो गया, शीट छोटी हो गई, क्योंकि ना तो शीट को इनफाइनाइट बोला भाई, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि शीट छोटी है या बड़ी है, ये नहीं बोला, राइट। अब देखिए, अगर ये प्लेन छोटा है, ये चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जानिए, अगर ये प्लेन नहीं होता तो ये सीधी जाती, ये प्लेन नहीं होता तो ये सीधी जाती, ये प्लेन नहीं होता तो ये सीधी जाती, रेडियली फील्ड होती। लेकिन जब ये प्लेन आ गया तो इसमें आया चेंज, क्या चेंज आया जी, इसमें आया चेंज, यहां पे आ गया माइनस, यहां पे आ गया प्लस, ये जाते जाते इधर को बैंड होकर टर्मिनेट हो, यहां से निकलेगी और फिर क्योंकि ये रेडियल है तो ये फिर ऐसी हो जाएगी। भाई दूर तो इसी का इफेक्ट ज्यादा होगा ना, फिर इसका इफेक्ट तो रहेगा नहीं। तो यहां पर पी पॉइंट की लोकेशन के अकॉर्डिंग आंसर होना है। अगर पी दूर है, शीट छोटी है, तो कैसा होगा, रेडियल, क्योंकि यहां चॉइस में दोनों गिवन है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। हमारे लिए आंसर हो गया क्योंकि हमने पी को नियर बाय पॉइंट किया। लेकिन अगर पी को फार अवे वाला पॉइंट लेंगे तो फिर ये आंसर गलत हो जाएगा और फिर हमारे चार्ज की फील्ड रह जाएगी रेडियल वाली। तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। मेंशन नहीं किया है तो हम यही वाला लेके चलेंगे, क्योंकि शीट इन जनरल हम लार्ज शीट की बात करते हैं, तो लार्ज शीट की तरह इसे देखते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके परपेंडिकुलर लेके चलेंगे, तो ए वाले ऑप्शन को हम करेक्ट लेके चलेंगे, राइट, ए वाले ऑप्शन को करेक्ट लेके चलेंगे। शीट की फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेंशन ही नहीं है ना कि पॉइंट पी क्लोज है या दूर है, बस लिख दिया पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन, अदर साइड ऑफ द प्लेन। भाई आप वॉल के दूसरी साइड खड़े हैं, बहुत दूर तो होंगे तो फिर नहीं मानेंगे ना कि वॉल के दूसरी साइड खड़े हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो इसी पॉइंट में हिडन ले लिया हमने कि जो पॉइंट पी, नहीं बात करी भाई, वॉल के दूसरी साइड आप खड़े हैं तो वॉल से कितना दूर होंगे, 60 मीटर दूर तो नहीं होंगे ना, फिर वॉल के दूसरी साइड नहीं बोलेंगे हम आपको, फिर बोलेंगे अदर साइड वॉल से दूर खड़े हैं, तो नहीं बताया गया, तो नियर बाय पॉइंट लेंगे और ए को हम करेक्ट आंसर मार्क करके चले, राइट। बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। A hemisphere is uniformly charged positively. The electric field at a point on a diameter away from the center. ये भी बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा हेमिस्फीयर है, ये इसका बेस, फ्लैट वाला सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर, ये इसका डायमीटर, कोई भी देख सकते हैं, ये वाला भी देख सकते हैं, ये वाला भी देख सकते हैं, ये इसका सेंटर। पॉइंट पर जो हमारा पॉइंट है वो है डायमीटर पर अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर। इस पी पॉइंट पर फील्ड दी, ये सारा कैसा था, ये सारा था पॉजिटिव, ये सारा कैसा था, पॉजिटिव। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास इसका दूसरा पार्ट भी है, इसके ऊपर हमने रख दिया और ये पूरा चार्ज कंडक्टर। अब पी पे फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब दोनों की फील्ड कैंसिल हो रही है। अगर दोनों की फील्ड कैंसिल हो रही है एक दूसरे के साथ,
राइट। अरे दोनों की फील्ड एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही है। ये नीचे वाला कहां गया भाई, ये नीचे वाला है हेमिस्फीयर और दूसरा हमने अप साइड बनाया था, ये ऊपर वाला है हेमिस्फीयर। अब इसके अंदर कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो यहां पी पॉइंट जो आपने लिया था, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। तो भाई दोनों फील्ड इक्वल अपोजिट होनी चाहिए। अगर दोनों फील्ड इक्वल अपोजिट होनी चाहिए तो पी की फील्ड ये, भाई नीचे वाले की फील्ड ये और ऊपर वाले की फील्ड ये होनी चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल करें। तो ये जो डायमीटर था हमारा उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, यस, perpendicular to the diameter, yes. तो फील्ड E is perpendicular to the diameter from the hemisphere। इसको समझने के लिए हमने हाइपोथेटिकली मान लिया कि उल्टा हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा है, क्लोज स्फीयर बन गया, तो अंदर फील्ड 0, P पर फील्ड 0, तो दोनों की फील्ड कैंसिल होनी चाहिए, तो सिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए, तो दोनों की फील्ड एक दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब ऊपर वाले हेमिस्फीयर की नीचे की तरफ, नीचे वाले हेमिस्फीयर की ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये हेमिस्फीयर हमारा पूरा चार्ज, तो फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, नॉर्मली हमसे मिस्टेक होती है कि हम कहते हैं अच्छा पॉइंट यहां है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो सर इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इधर को होगा, इसका इधर को होगा, इस तरह से देखते हैं, राइट। सर ये वाला इफेक्ट कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो यहां जो चार्ज लेंगे उसका डिस्टेंस ज्यादा है, यहां जो चार्ज लेंगे उसका डिस्टेंस कम है, तो इधर चार्ज ज्यादा है। तो अगर पूरा मैथमेटिकली सॉल्व किया जाएगा तो इन फील्ड के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, राइट। ये पैरेलल वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तब भी आंसर हमारा वही रहेगा कि फील्ड इज परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें समझना थोड़ा मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है, राइट। कैसे मान लें कि इसकी फील्ड और इसकी फील्ड एग्जैक्टली कैंसिल होने ही वाली है, फिर भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, 1/r² वाला, सॉलिड एंगल 1/r² वाला, ठीक मैथमेटिक्स आ जाएगी। तो इसको अवॉइड करके इससे अगर हम देखें तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल राइट। यस, MCQ 2, सेकेंड टाइप ऑफ MCQ मल्टी चॉइस जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, अब हम डिस्कस करने वाले हैं उनको। तो देखते हैं MCQ 2 1.8 गॉस लॉ से लिया हुआ है, शायद इंटीग्रल E.ds देख के ऐसा लग रहा है, लेकिन बोल रहे हैं E.ds इंटीग्रल ओवर अ सरफेस इज 0। ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के लिए E.ds 0 है। ये जो सरफेस है इसके लिए इंटीग्रल E.ds, इंटीग्रल E.ds ये तो भाई Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, 0 है, यही तो कह रहे हैं। इसका मतलब हमें पता लग रहा है कि Q इनक्लोज्ड 0 है। अब क्या कह रहे हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऐसा तो नहीं है, फ्लक्स 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जा सकती है सरफेस पे, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन और इनसाइड द सरफेस 0, ये तो भैया यस झूठ। आगे बढ़े, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी अगर होगी तो भी इनसाइड से पास हो सकती है। तो ये भी झूठ बोल रहे हैं, दो झूठ पकड़ लिए हमने, सही वाला ढूंढते हैं। All the charges must necessarily be outside the surface. The number of flux lines entering the surface must be equal to, yes, देखो 2 लाइन एंटर करी, 2 लीव करी, यहां जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना फ्लक्स यहां लीव करेगा। देखो हम आपको दिखाते हैं, ये कोई सरफेस है, ये फील्ड लाइन जा रही है, यहां नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये नॉर्मल, यहां नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल देखिए, ये रहा, कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज। तो जब E.ds करेंगे, E.ds करेंगे तो ऑब्ट्यूज होने के कारण नेगेटिव वैल्यू, मानते हैं ना ये बात। और यहां अरे एक्यूट एंगल है, एक्यूट है तो यहां क्या देंगे, E.ds अगर यहां पर निकालेंगे तो पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव
फ्लक्स कैंसिल हो रहा है, तो जितनी फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी लीव करेंगी, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। डी वाले को देखें, ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, राइट। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी ने इसे करेक्ट आंसर लिया है, हालांकि इसकी लैंग्वेज हमें इंडिकेट करती कि नहीं। अगर हम ये मान लें कि अंदर प्लस क्यू भी है और अंदर माइनस क्यू भी है, तब भी ये इक्वेशन हमारी ट्रू रहने वाली, तब भी ये इक्वेशन हमारी ट्रू रहने वाली। तो ऐसा नहीं है कि अंदर कोई चार्ज हो ही नहीं सकता, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम नेट चार्जेस की बात करें तो अब ये इक्वेशन हमारी ट्रू है। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड इज नॉट ट्रू। कैसे हो सकता है ना, अंदर दोनों चार्ज प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है, लेकिन इनसाइड नेट चार्ज 0 है। अगर नेट चार्ज की बात करें तो वो सारा चार्ज आउटसाइड है, तो उस रेफरेंस में अगर हम इस देखें तो हम इसे करेक्ट लेते हैं। अदरवाइज यस, आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लैंग्वेज जो कह रही है, मना कर रही है, ये ट्रू नहीं है, राइट। यस, देखें इसे भी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, सर डेफिनेशन में तो पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस कर्व, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। लेकिन हमें कुछ ध्यान आ रहा है, ये अगर स्पेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E इनसाइड इज 0 और E आउटसाइड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ग्राफ प्लॉट करते हैं, इधर E लेंगे, इधर R लेंगे, किया हुआ आप सबने प्लॉट, राइट। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अप टू रेडियस R इक्वल्स टू R, फील्ड इज 0। अंदर तो फील्ड 0 ही रहेगी ना, जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे फील्ड आ जाएगी और फिर आउटसाइड 1/r स्क्वायर वाला। तो भाई क्या R इक्वल्स टू R पे फील्ड कंटिन्यूअस है? लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है, सडन चेंज इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस इज नॉट करेक्ट, राइट। कंडक्टर की सरफेस जहां भी आती है वहां पर यस डिसकंटिन्यूअस। बी वाला देखते हैं, कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। यस, बढ़िया बात है, ट्रू है भाई। अगर कहीं चार्ज ही नहीं होगा तो फिर तो कंटिन्यूअस रहेगी रहेगी, क्योंकि चार्ज पे ही टर्मिनेट होनी है। माइनस आएगा तो टर्मिनेट हो गई, प्लस आ गई तो स्टार्ट हो गई, तो ना माइनस ना प्लस, तो ये वाला करेक्ट है। डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट, भाई नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव होगा तब भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। अभी दिखाया ये पॉजिटिव है और डिसकंटिन्यूअस है, तो डी इज आल्सो करेक्ट। तो बी एंड डी दो करेक्ट हैं और ए एंड सी दो रॉन्ग है। 2 बार झूठ 2 बार सच, चिलर, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, राइट। देखिए कोई बड़े नहीं है, एनसीईआरटी के तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो 10 12 13 15 ऐसे ही हैं हर एक चैप्टर में, तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो बड़े आराम से इसे पूरा किया जा सकता है अभी एग्जाम से पहले। और साथ में जेई के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नीट के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो इस टाइम बोर्ड के साथ साथ इसे करना बड़ा अच्छा रहता है, राइट। इसके साथ साथ थोड़ा सा, क्योंकि टफ साइड अगर पेपर आ गया बोर्ड का तो भाई प्रॉब्लम होगी, तो टफ साइड बोर्ड के पेपर की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए थोड़ा सा HCV का ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी हम कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। इफ देयर वर ओनली 2 भाई हमें मालूम है 2 टाइप का चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक ही टाइप का चार्ज एग्जिस्ट करता, गॉस लॉ पे क्या फर्क पड़ेगा भाई। E डॉट ds, ये तो क्या कहते हैं, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा भाई, 2 टाइप के हो या एक टाइप के हो, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो गॉस लॉ पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कह रहे हैं E डॉट ds ऑन एनी सरफेस 0, क्यों, झूठ थोड़ी ना मान लेंगे हम, सच ढूंढेंगे। E डॉट ds इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, यस, गॉस लॉ कहते ही अगर चार्ज बाहर होगा तो E डॉट ds 0 होगा, could not be defined, again wrong। E डॉट ds चार्ज में इनसाइड द सरफेस, तो गॉस लॉ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का कि चार्जेस 2 टाइप के हैं या एक टाइप का है,
राइट। तो गॉस लॉ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इंटीग्रल ई डॉट ds ऑन एनी सरफेस इज 0, चार्ज आउटसाइड वुड बी डिफाइंड। ठीक है, बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट। यस, consider a region inside which there are various types of charges but the total charge is 0 at point outside the region। यार देखो, हर एक का एग्जांपल ही बेटर रहता है। इनसाइड चार्जेस हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, लेकिन टोटल चार्ज 0 है। ये हमारा Q है, ये हमारा Q है, ये हमारा -2Q है। कोई भी एग्जांपल आप देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो अंदर 0 होने वाली है, ना बाहर 0 होने वाली है। At point outside the region, the electric field is necessarily 0। तो छोड़ देते हैं। The electric field is due to dipole moment of the charge distribution only। देखो, हमारे कोर्स में तो क्या है, मोनोपोल है और आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल का मतलब 2 इक्वल अपोजिट चार्जेस, जैसा कि हमने यहां दिखाया 2 इक्वल अपोजिट चार्जेस। ऐसा जरूरी नहीं है 2 इक्वल अपोजिट ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि भैया यहां पे Q/2 भी हो, यहां -Q/2 भी हो, राइट। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरी नहीं है कि मोनोपोल 0 होने के बाद डाइपोल मूवमेंट ही एग्जिस्ट करे। जैसे आप देखिए, ये +Q, ये +Q और ये -2Q, यहां इसका डाइपोल मूवमेंट भी 0 हो गया। दो डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, तो जरूरी नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल का ही इफेक्ट हो, राइट। ये जो है मोनोपोल बनते, मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रपोल, मल्टीपोल का फॉर्मेशन करते हैं चार्ज, जो कि हमारे 11th 12th के कोर्स में नहीं आता है, लेकिन मल्टीपल पोल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, ये 1/r³ के प्रोपोर्शनल आई थी, प्रूव किया था हमने, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एनी पॉइंट। इसी तरह से अगर क्वाड्रपोल होगा ना तो 1/r4। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 का मतलब मोनोपोल मूवमेंट 0 है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है डाइपोल। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो डाइपोल की होगी, बाकी जो क्वाड्रपोल होगा, जो हमारा क्वाड्रपोल के बाद ऑक्टापोल होगा, वो सारे जो मल्टीपोल हैं उनकी फील्ड भी आएगी। तो 1/r4 वाली टर्म, 1/r5 वाली टर्म, राइट, इस तरह की फर्दर टर्म्स भी आएंगी, लेकिन डोमिनेंट टर्म जो होगी वो 1/r³ वाली होगी। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, वर्क डन की बात कर रहे हैं, क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो हमारी कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो बीइंग कंजर्वेटिव फील्ड, राउंड ट्रिप का पाथ 0 रहने वाला है। कंजर्वेटिव फील्ड है तो कंजर्वेटिव फील्ड के कारण राउंड ट्रिप का पाथ 0 रहने वाला है। तो C एंड D दोनों ऑप्शन करेक्ट, राइट। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, राइट, जो एक एडिशनल कॉन्सेप्ट को हमें बता रहा है कि मोनोपोल के बाद डाइपोल, डाइपोल के बाद क्वाड्रपोल, क्वाड्रपोल के बाद ऑक्टापोल भी आते हैं, और सबकी फील्ड में एक पावर बढ़ती जाती है। मोनोपोल में 1/r², डाइपोल में 1/r³, क्वाड्रपोल में 1/r⁴ एंड सो ऑन। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 1.1। रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इन फिगर एंड गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। तो भाई कुछ चार्जेस यहां दिखाए गए हैं, जिनमें से एक Q, -2Q और एक 5। 5Q इस स्पेयर से बाहर है। ये स्पेयर जो है ये गॉसियन सरफेस बताई गई है। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्पेयर इज Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। Q इनक्लोज्ड कितना है सर? एक तो +Q है और एक -2Q है, तो ओवरऑल तो -Q ही है सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ओवरऑल चार्ज -Q है, -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, करेक्ट आंसर। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, फील्ड तो इसका इफेक्ट भी होगा, इसका इफेक्ट भी होगा, इसका इफेक्ट। फील्ड इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ -Q, तो इसको तो आप भूल जाइए। फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू 5, आउटसाइड है 5Q भाई। 5Q फील्ड में तो कंट्रीब्यूशन देगा,
5q की फील्ड तो होगी लेकिन 5q का फ्लक्स नहीं होगा, तो सी वाला भी करेक्ट है। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर -2q इज सेम एवरीवेयर, -2q इज नॉट सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक है, क्यू की फील्ड सब जगह सेम होने वाली है, -2q की इधर कम और नीचे ज्यादा होने वाली है, ये भी झूठ बोल रहे हैं, राइट। तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग, ए एंड सी दो ऑप्शन हमारे करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक और। अब क्या कह रहे हैं, अ पॉजिटिव चार्ज q is uniformly distributed along a circular ring of radius r, a small test charge q is placed at the center of the ring, then भाई इस q की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 है, इस q की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 है। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, if q is greater than 0 and is displaced away from the center in the plane of the ring, इसको यहां से यहां डिस्प्लेस कर, आप खुद सोचिए, इसके राइट वाला जो पार्ट है वो इस पे ज्यादा फोर्स लगाने लगेगा, ये इसके क्लोज हो गया ना, और यहां कम फोर्स लगेगा, तो इसको वापस पुश किया जाएगा, इसको वापस पुश किया जाएगा, तो इसे वापस सेंटर पे भेज दिया जाएगा। तो इफ q is displaced away from the center it will push back towards the center, तो पहला ही ऑप्शन है हमारा करेक्ट। दूसरा भी पढ़िए, एमसीक्यू 2 टाइप है, मल्टी चॉइस है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। इफ q less than 0 displaced away from the center in the plane of the ring it will never return to the center and will continue moving till it hits the ring। सही बात है, अगर ये लेस देन 0 हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिधर भी रिंग के पास करेंगे उधर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो भागेगा उधर, जाके रिंग से टक्कर मारेगा, राइट। तो बी इज आल्सो करेक्ट। इफ q is less than 0 it will perform SHM for small displacement along the axis। अब भाई दूसरा डायग्राम देखना पड़ेगा, ये इसका एक्सेस, ये जो था रिंग पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो डायरेक्टेड अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड E डायरेक्टेड अवे। इफ Q इज लेस देन 0, भाई जो चार्ज Q है वो कैसा है, वो लेस देन 0 है, मतलब यहां पर आपने -q रख दिया, तो फोर्स यस वापस खींचेगा इसे, प्लस है, माइनस वाले को कहां जाने देगा, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करते हैं, तो इट विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यस दिस इज आल्सो ट्रू, राइट। Q at the center of the ring is in unstable equilibrium within the plane of the ring if Q greater than 0। भाई ग्रेटर देन 0 वाला तो वापस आ गया था, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखा था, और जो चीज वापस आ जाती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। अगर किसी भी चीज को इक्विलिब्रियम से आप डिस्प्लेस करते हो और वो डिस्प्लेस होके वापस नहीं आती, इनफैक्ट दूर भाग जाती है, जैसे दूसरे वाले केस में हुआ था, तो उसे बोलते हैं अनस्टेबल। लेकिन अगर बॉडी वापस अपनी प्लेस पे आ जाती है तो उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दिस वन इज रॉन्ग, Q ग्रेटर देन 0 जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, Q लेस देन 0 जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो D इज नॉट करेक्ट, A B C ये तीनों हमारे करेक्ट आंसर, राइट, यस। तो ये थे हमारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसकी रीच हो जाए, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के साथ, और टारगेट करते हैं आपके एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से पहले पहले एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का कंप्लीशन कर, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।